हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको ईवीएस का सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगा। ये बच्चों पेपर फेब 2015 का है। चलिए हम बच्चों जो ईवीएस का पोर्शन उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको मैथ्स का पोर्शन भी कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों। तो हमारे क्वेश्चंस हैं बच्चों 61 से। ओके, देखते हैं इसमें आपके पेडागोजिकल इश्यूज और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वे आपके सभी कंप्लीट करवाऊंगा मैं इस वीडियो में आपके। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है 61। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसको हम एनसीएफ कहते हैं, 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ने नहीं बताया भाई पहली और दूसरी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम या कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं। इसके लिए क्या चीज़ उपयुक्त है बच्चों, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं कि पाठ्यक्रम अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की है। भाई यदि हम इस ऑप्शन को देखेंगे, नहीं भाई 2 में भी है, 3rd में भी है। तो नेक्स्ट है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये भी कैंसिल हो गया। संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। 4th वन ऑप्शन है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो देखते हैं बच्चों, इस तरीके के जो हमारे ऑप्शन है देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। जो हमारे तीनों ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना भाई पॉजिटिव सेंस। यदि पॉजिटिव सेंस देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अब क्वेश्चन नंबर 62 ने क्या बोला है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। किसकी पढ़ानी है, हमारे देश की। ठीक है भाई, भोजन संस्कृति का मतलब हमारे जो देश है, हमारे देश में किस तरीके का भोजन है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, निम्नलिखित में से क्या है। तो देखेंगे फर्स्ट वन ऑप्शन, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट दें। भाई बिल्कुल है, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। तो देखेंगे बच्चों, यदि विद्यार्थियों से पूछे तो वो एक परफेक्टली किसी एरिया की होगी, लेकिन पूरे देश की भोजन सामग्री करनी है, तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं। भाई फर्स्ट वन हो सकता है, चलिए हम नेक्स्ट वन देखते हैं। थर्ड वन, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें, तो वो भी पूरे भारतवर्ष का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। एक तो बच्चों देखेंगे ओ, या तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे फ्लैश कार्ड बोलने हैं, ठीक है, बट यहाँ पे उसने एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना बनानी है, प्रोजेक्ट बनानी है, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपगमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर मतलब है जो इसने 4 ऑप्शन दिए ना बच्चों, इसमें से एक गलत है और 3 हमारे सही हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त। यदि मूर्त का मतलब क्या है, जो चीज हम जानते हैं, और अमूर्त का मतलब है बच्चों, अमूर्त का मतलब क्या, जो हम नहीं जानते, मतलब जानने से नहीं जानने के ऊपर है। भाई बिल्कुल, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी विषय को भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पहले हम किसी ना किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, हमको कुछ पता होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं जिसका हमको पता नहीं होता। तो भाई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सरल से कठिन। बिल्कुल भाई, सरल से कठिन बिल्कुल होगा। पहले हम सरल चीज़ें सीखेंगे, सिंपल चीज़ें, और फिर बाद में हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट है स्थानीय से वैश्विक। स्थानीय बिल्कुल, पहले हम अपने क्षेत्र की स्थान की चीज़ों को देखते हैं, फिर वैश्विक मतलब ग्लोबल चीज़ें, जो वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं उसको सीखते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त से मूर्त। यदि इस ऑप्शन की बात करते हैं, अमूर्त का मतलब है जो चीज़ हमको नहीं पता। हम नहीं पता से देखेंगे, जो चीज़ नहीं पता
उससे हम कहाँ जाएंगे, जिस चीज़ का हमको पता है। तो ये तो भाई रिवर्स हो गया ना। ऑप्शन तो ए था भाई, ऑप्शन ए था ना कि मूर्त से अमूर्त। बट देखेंगे तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो ठीक कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब है अमूर्त से अमूर्त। तो केवल डी आंसर, मतलब फर्स्ट वन ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बच्चों जरूर करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 64। उसने एक तालिका दे दी, तालिका का अध्ययन किया, जून में पेट्रोल का मूल्य। तो कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपने नोटबुक में यह लिखा। तो देखते हो उसने नोटबुक में क्या लिखा। उसने बोला कि भाई, चलिए हम पूरा क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसने बोला कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। जी हम पेट्रोल और भाई डीजल की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। भाई ठीक है, ये भी डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन नहीं है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। भाई बिल्कुल। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। यदि हम देखें कौन कौन सा, आप देखेंगे इसने ऐसे नहीं पूछा, उसने नेक्स्ट इसमें एक और बोल दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यदि हम सही की बात करते हैं ए और डी, पहले देखते हैं सी और डी। भाई सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, ओके ए और डी। अब भाई महंगा ईंधन है, ये भी ठीक है। यदि हम इस ऑप्शन इसमें देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 सी और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे भाई डीजल वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए, उसने बोल दिया। सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहा है, लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत की तो वो बात नहीं होती ना भाई 5th क्लास में। अधिक महंगा ईंधन है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है बच्चों 65 में उसने क्या बोला है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। अधिगम सीखने के लिए बच्चों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई क्वेश्चन तो ये है, तो देखते हैं। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है भाई। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, या समझना कि पौधे सजीव होते हैं। यदि मैं इसके ऑप्शन की बात करता हूं तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। बट अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन कब होगी, जब उसमें सारी चीज़ों का पता होगा। तो सारी चीज, ऊंचाई, पत्तियां, गंध, उगने का स्थान में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं भाई 66। अब क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त। बच्चों यहाँ पे नहीं वर्ड है, नहीं है, यहाँ पे जो कट है तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो नहीं है तो देखेंगे क्या है, मतलब अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज हो रहा है बच्चों, सी टेंट मोस्टली क्वेश्चन नोट वाले पूछता है, तो आपको ध्यान जरूर रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो नोट वर्ड को थोड़ा सा उसने इसमें लिख दिया है आपको, ताकि इजीली क्लियर हो सके। बट फिर भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से पढ़ना भाई, कैसे क्वेश्चन पूछा, नोट वाला है या नहीं है। तो देखते हैं कौन सा उपयुक्त नहीं है। प्रश्न पूछना भाई उपयुक्त है। न्याय और समानता के प्रति चिंता, ये भी ठीक है भाई। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वेलिटी, बिल्कुल। सहयोग, स्मरण रखना, मतलब रिमेम्बरिंग, याद तो करना ही नहीं भाई, क्योंकि हमारी जो लर्निंग है 2005 क्या कहता है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों 67। अब क्वेश्चन नंबर 67 ने क्या कहा कि आपके प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। ठीक है, मतलब आपको एक विजिट करनी है, एजुकेशनल विजिट। ठीक है, इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए इस योजना में क्या सम्मिलित करेंगे या करेंगी भाई। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन ऑप्शन, जहां जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं क्या। अब प्रिंसिपल, अब आपको टीचर से पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, टीचर से रिगार्डिंग, क्या टीचर। अब टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी प्रिंसिपल ने कि आपको लेके जाना है, तो टीचर क्या योजना बनाएगी भाई। एक तो फर्स्ट वन ऑप्शन है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए और पढ़ने के लिए कहना। नेक्स्ट है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ में ले जाना। एजुकेशनल टूर है तो ये तो नहीं होगा भाई। नेक्स्ट ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। अनुशासित रहें, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्रियाकलापों की एक
राष्ट्रीयकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बिल्कुल भाई, ये चीज पहले किया है ना उसने। इस अब देखें ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है, ये तो टीचर ने स्टूडेंट का काम हो गया, बट टीचर ने यहाँ पे क्या किया है, अपने आप बताया है ना कि एक उसने सीट को तैयार किया है, एक्टिविटी सीट, उससे पता लगा भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, उससे पहले बता दिया। जैसे सपोज करो आप रेड फोर्ट पे गए हो, लाल किले पे, लाल किले के बारे में आपसे पहले डिस्कस कर दिया कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो वहाँ पे आपको जाके देखना है, तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 68। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है भाई। बिल्कुल, आपको पता है जो कहानियां हैं और कविताएं हैं किसी भी चीज को क्या बनाती हैं, रोचक बनाती हैं, इंटरेस्ट ज्यादा पैदा करती हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं 68 का ऑप्शन नंबर 1, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऐसा नहीं है, पाठों को आनंददायक बनाना, बिल्कुल हो सकता है। भाषाई कौशलों को बढ़ावा देना, ये भी हो सकता है। कक्षा की विविधता की पूर्ति, ये नहीं हो सकता। तो यदि ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो चारों ऑप्शन में तो क्या है कि ये बिल्कुल संदर्भगत वातावरण प्रदान करना होता है। इनका आनंद पूर्वक नहीं बनाना होता। आनंद पूर्वक का मतलब ये नहीं कि भाई कोई भी कविता है तो केवल आनंद के लिए होगी, भाई एंजॉय के लिए होगी, नहीं। वातावरण क्यों प्रदान करता है, क्योंकि उससे हमको उसका मेथड पता लग जाता है। जैसे हम भाई पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लर्न नहीं होती। हम किसी चीज़ के लिए शॉर्ट ट्रिक या कहानी या कविता या कुछ भी शॉर्ट वे याद कर लेते हैं, जिससे हमको इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 69। अब क्वेश्चन नंबर 69 का क्या है कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। जल भराव है भाई, जल भरता है तो उसने क्या करना है कि टॉपिक देखना है। टॉपिक आ गया आपको तो किस तरीके से इफेक्टिवनेस होगी उसकी, तो देखेंगे उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। भाई लिखित परीक्षा से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, इतना बेनिफिट नहीं होगा। यह पता करके कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ठीक है भाई, जल संरक्षण में पोस्टर की विधि। ठीक है, नेक्स्ट है 4th कि बच्चों को जल संरक्षण के नारे लिखने के लिए कहकर। यदि हम इसमें देखेंगे तो ये चीज़ क्या है, ये भी उसने करना है, ये भी, लेकिन ये क्या है, आरंभ कर दी उसने, प्रैक्टिकल करके देख लिया ना भाई कि जल को कैसे संरक्षित करना, कैसे उसको रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं 70 कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। मैपिंग, मैप करने के लिए। नंबर 1 है गणना और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन। ये तो कैंसिल हो गया भाई। यदि देखेंगे तो पोजीशंस और ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। भाई कोई भी हमारा मैप है तो मैप में हमको क्या मिलता है भाई, इतना डिग्री है भाई, हमारा अक्षांश रेखाएं कहाँ पे हैं, दक्षांश रेखाएं कहाँ पे हैं, विषुवत कहाँ पे हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल है, लेटिट्यूडनल है, इनसे आपको पता लगता है ना भाई, किससे, मानचित्र से। तो गणना अनुमान नहीं लगा सकते भाई, उससे हम भाई माप के अनुसार चित्रण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किस चीज़ का होता है, दिशा बोध की आपको क्या होती है, जानकारी होती है, स्थिति का पता लग जाता है कि भाई हमारा उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ साउथ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब 71 है किस पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इनके बीजों से तेल प्राप्त होता है। तो देखेंगे यदि बीजों के तेल की बात करते हैं तो क्या है, नारियल से तेल प्राप्त बिल्कुल होता है भाई। सब्जी बंद गोभी से कोई नहीं होता भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सरसों, सरसों हमारा क्या है, मस्टर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसकी सब्जी भी बनाते हैं ना भाई, और क्या है, बीजों से, इनके बीजों से तेल भी निकलता है, सरसों का तेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है 72। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों इससे रिलेटेड, ये वाला 72। तो देखते हैं, इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय, मतलब कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। देखेंगे हैजा, डेंगू और मलेरिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चिकनगुनिया, हैजा और आपका है मियादी बुखार। ठीक है, हैजा तो देखते हैं भाई पानी से फैलता है, तो ये कैंसिल हो गया। चिकनगुनिया, मलेरिया, मलेरिया भी नहीं है। यदि हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 72 का कौन सा करेक्ट है बच्चों, सेकंड,
चिकनगुनिया भी किससे होता है भाई, हमारा मच्छर से होता है। डेंगू भी मच्छर से होता है और मलेरिया भी किससे होता है, मच्छर से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे हैजा आ गया तो फर्स्ट वन भी कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब सेकंड और फोर्थ में है मियादी बुखार नहीं होता है मच्छरों से, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है 73। क्या है, किसी राज्य के एक मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो दोनों की वास्तविक दूरी बतानी है, एक्चुअल पोजीशन कितनी है। तो देखेंगे उसने क्या बोला 1 सेंटीमीटर इक्वल कितने मीटर बच्चों 110 मीटर। तो कितने सेंटीमीटर पूछा 9.7 सेंटीमीटर, 9.7 पूछा ना, 9.7 मतलब 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 97 इंटू 97 7 6 10, तो कितना हो गया 1067 आपका क्या निकला बच्चों मीटर निकला। समझ में आया? कैसे, यदि भाई 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के इक्वल है तो 9.7 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई डायरेक्ट। ठीक है, चलिए हम एक बार और अच्छे से देखते हैं। उसने बोला बच्चों 1 सेंटीमीटर इक्वल 110 मीटर है। ठीक है भाई, तो उसने पूछा क्या पूछा बच्चों 9.7 सेंटीमीटर, तो 9.7 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा भैया, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क है तो इससे को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1110 इंटू 97/10। अभी करके देखा था 0 से कैंसिल, तो ये हो गया 1067। क्या आंसर आया बच्चों मीटर। यदि हम देखते हैं 1067 मीटर तो कहीं पे भी नहीं है, तो किलोमीटर में, तो 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों किलोमीटर में। 1 मीटर इजकल टू हाउ मैनी किलोमीटर इक्वल 1000, तो अपॉन कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा किलोमीटर, तो कितना 1.067 किलोमीटर। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चों आपके एग्जाम में, तो देखते हैं क्या है कि कांसा और जो ब्रास है, ठीक है, ब्रॉन्ज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखना है, यह एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर जैसा ही एक धातु है। ठीक है भाई, इसमें इसे भट्टी में कोप्रोटीन कोपिंग लाकर बनाया जाता है। देखते हैं भाई, नेक्स्ट वन है आदिवासी लोग ब्रास का प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है ब्रास से बनी एल्यूमिनियम की बनी वस्तु तुलना हल्की नहीं अधिक टिकाऊ होती हैं। तो यदि हम ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 की, देखेंगे भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोप्रोटीन हजारों वर्षों से आदिवासी ब्रॉन्ज को यूज करते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है एल्यूमिनियम बहुत हल्की तुलना में बहुत हल्की नहीं, ये भी गलत हो गया भाई। इसमें एल्यूमिनियम कॉपर जैसा ही एक तत्व है, ये भी गलत हो गया भाई। इट इज एलिमेंट लाइक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट हो गया। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर 1, केवल बी और सी हमारा क्या हो गया बच्चों करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन आकलन के उपकरण और तकनीकें हैं। कौन से लेवल की भाई, हम प्राथमिक लेवल है प्राइमरी लेवल है तो उसकी बात करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। परियोजनाकारी है, ठीक है भाई, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल राइटिंग क्या भाई कुछ भी लिखना, विचार मानचित्रण। तो इसमें से देखते हैं हमारा ऑप्शन है कौन कौन सा ठीक। यदि देखते हैं परियोजना भाई प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल काम आता है हमारा किसमें पर्यावरण अध्ययन में। क्षेत्र भ्रमण से हम चीज़ें सीख सकते हैं, लिखना भाई कोई वो नहीं है। मानचित्र बनाना भी बिल्कुल, कंसेप्ट मैपिंग से क्या होगा भाई आकलन हम या तो प्रोजेक्ट विधि से करेंगे या किसी चीज़ को निरीक्षण करेंगे घूम के क्षेत्र भ्रमण से। तो कौन कौन सा ए और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आया भाई। क्या और ए और बी ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया बच्चों करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 76। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। मानचित्र शिक्षण मैपिंग के लिए आपको, तो 76 देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेके आए। नहीं भाई बिल्कुल नेगेटिव आंसर है, गलत हो गया। शिक्षार्थियों के एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों की सहायता करना है कि वे अपने इस संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें।
ठीक है। फोर्थ वन, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना। भाई ये मानचित्र, जब मानचित्रावली है उसके पास तो क्यों, तो देखेंगे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। अब शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उपयोग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं अपने आप से, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो क्या है, आकलन में सफलता प्राप्त करना, ठीक है, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना है। तो देखेंगे तो ये जोड़ रहा भाई, तो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए क्या, कि वो प्रकृति के साथ और जो सामाजिक उसका पर्यावरण है ना, तो उसके साथ कैसे जुड़ रहा है वो, तो उससे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट 78 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। डायरेक्ट आपको बताना कौन सा कौशल है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई कौशल से, अवलोकन, पूर्वानुमान, लेकिन निर्धारण हमारा कौशल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट वन है मिजोरम वाला 79 कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती, तो झूम खेती क्या होती है उसके बारे में कौन सा अध्ययन करना, भाई कौन सा कथन सही है, क्या है, हाँ भाई बिल्कुल सही पूछा उसने, इसने पूछा इनमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट वन है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को पुनः कई वर्षों तक छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। 79 का ए ऑप्शन भाई झूम खेती में बिल्कुल ऐसा होता है। नेक्स्ट है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को जला दिया जाता काटकर, बिल्कुल भाई ये भी बात सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती, नहीं भाई गहरी जुताई नहीं की जाती, क्या किया जाता है, जब वो बांस को काट के जला दिया जाता है तो उसी में ही बीजों को बो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती हैं, बिल्कुल भाई उगाई जाती हैं। लास्ट वन आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, तो ए बी और डी कहाँ पे है, फर्स्ट वन ऑप्शन में, तो फर्स्ट वन ऑप्शन आपका क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 80 में क्या है, देखते हैं राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग कर रही है, ऐसे टिकटों का उपयोग निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। देखते हैं भाई ऑप्शन कौन से हैं। फर्स्ट वन अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा लागत की भिन्न होती है, भाई 80 है उसका फर्स्ट वन, टिकट इकट्ठे कर रही है तो उसको पता लगा भाई भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है यात्रा की लागत उस परिवहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर प्रयुक्त, वो नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है, उस पर नहीं होती, क्योंकि उस पे जैसे हम टिकट वो इकट्ठी कर रही है तो वहाँ पे जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट, उसने निर्धारित की होती है। नेक्स्ट वन है सी ऑप्शन है कि भाई सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, बिल्कुल नहीं, टिकट से आरक्षण प्रक्रिया की कुछ भी समझ नहीं मिलती, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 ए और सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बच्चों आपको। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण ये है, इसका कारण क्या है बच्चों, हमने बताया था, अच्छे से पढ़ा था, फर्स्ट वन चैप्टर किया था कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, तो उसमें क्या पढ़ा था कि पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं तो घूम नहीं सकते, इसलिए वो गर्दन हिला के देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है 82 रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में, नहीं भाई जूस तैयार करने से जूस खराब हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, नहीं रख सकते। रेफ्रिजरेटर में संचित करना, नहीं। अब हाँ ऑप्शन नंबर 4 अचार और आम पापड़ बनाना, तो उससे हम आम को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, ठीक, उसको काफी लंबे समय तक बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 83 अब उसने कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बड़े रहते हैं, वह दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को काटते
रहते हैं। तो देखेंगे क्या है भाई, यदि हम दांतों की बात करते हैं तो सबसे बड़े दांतों की लहरें क्या होते हैं, आपने देखे होंगे 2 दांत बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। वो अपने दांतों को ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो वस्तुओं को क्या करती रहती है, कुतरती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है भाई 84 है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से खेत की मृदा, अब देखेंगे ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है तो भाई जो हमारी खेती है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, मृदा बंजर हो जाएगी। तो जुताई के लिए उपयुक्त बनी रहेगी, नहीं भाई गलत, बंजर हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी, नहीं, क्यों बनेगी भाई। नेक्स्ट, केवल दाल की फसलों के लिए उपयोगी, नहीं, क्योंकि ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करने से और उर्वरक ज्यादा डालते हैं बच्चों तो हमारी खेती क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट वन है 85 केरल के निकटवर्ती राज्य, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं बच्चों, हम देखते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 ये क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 86 निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल की में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। समुद्री मछली कौन खाना पसंद करते हैं, तो उसका ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए गोवा। यदि आप देखेंगे बच्चों आसपास की बुक है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है ना, आसपास 3rd 4th और 5th क्लास की बुक जो है उसमें से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों मैं आपको पेपर्स के माध्यम से, भाई जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसके माध्यम से आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी, अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 87 भाई रेगिस्तानी योग का क्या है, देखते हैं। रेगिस्तानी योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के बराबर अर्थात 4 फुट, हाँ 4 मीटर होती है बच्चों, फुट नहीं 4 मीटर। तो हाँ भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, रेगिस्तानी योग के बारे में ठीक बोला गया है। नेक्स्ट वन है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर आती हैं जब तक वे पानी तक न पहुंच जाएं, बिल्कुल भाई ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता, नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 ए बी और सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बच्चों आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता तो यह वृक्ष रेगिस्तानी योग कहां पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 88 ये कि एक यदि कोई व्यक्ति 2/1/15 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा, वह 7:45, भाई 7:45 का मतलब क्या है, मॉर्निंग या इवनिंग। तो देखेंगे यदि हम घड़ी की बात करते हैं, उसने 7:45 लिखा है, 7:45, इसका मतलब वो सुबह की बात कर रहा है। यदि हम स्टेशन पे जाते हैं, यदि हम रेलवे का जो भी घड़ी देखते तो उसमें क्या लिखा होता है भाई, 22, 12, 15, भाई ये ठीक है। फिर 13 हो जाते हैं, 13, 17, तो इस फॉर्म में लिखता है वो 13, 14, 15 इस फॉर्म में। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा टाइम है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या सुबह की है, मॉर्निंग के 7:45। ठीक है, उसके बाद क्या बोला वो, उसने बोला कि अगले दिन अर्थात 8/3/15 को 4:45 पे वो पहुंच गया। इन दोनों का डिस्टेंस दूरी दे दी उसको 1140 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, तो सबसे पहले चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, दूरी गुना समय। यदि हम फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास भाई डिस्टेंस है, यदि मेरे पास समय का पता लग जाए हमको तो भाई हम एज इट इज उसको निकाल सकते हैं ना। औसत चाल पूछी है उसने, तो समय कितना है। सॉरी बच्चों ये फॉर्मूला गलत है, एक बार दोबारा ध्यान से देखेंगे। चाल का फॉर्मूला नहीं था ये, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर है चाल गुना समय। आपको चाल निकालनी है, मतलब स्पीड निकालनी, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय होगा, ये होगा बच्चों। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो स्पीड का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। तो भाई हमको दूरी पता है, समय निकालना, और समय हम निकाल सकते हैं। देखते हैं भाई समय कितना है। यदि हम समय की बात करते हैं तो क्या बोला उसने, 7:45 से
4:45 पहुंचा। यदि हम बात करते हैं 7:45 अगले दिन पहुंचा ना बच्चों, नेक्स्ट यदि 7:45 से नेक्स्ट यदि वो 7:45 तक पहुंचता तो भाई पूरे कितने हो गए थे, 24 घंटे हो गए थे। बट क्या है, कितने घंटे कम पहुंचा, 3 घंटे। तो इसमें 24 में से 3 घंटे घटा देंगे तो कितनी देर में पहुंचा बच्चों, वो 21 आवर्स 21 घंटे में पहुंचा। कितने घंटे में पहुंचा बच्चों, वो 21 घंटे में। तो मतलब 2 से वो 3 तारीख को जब पहुंचा है 4:45 पर नेक्स्ट डे, तो कितने घंटे में पहुंचा, 21 घंटे में। तो हमारे पास अब देखें भाई, इजी हो गया, टाइम हो गया 21 आवर्स, डिस्टेंस हो गया कितना 1140 किलोमीटर, स्पीड बतानी है, स्पीड क्या होगी 1140/21। ठीक है, तो इसको यदि हम कट करेंगे तो बच्चों 53 पॉइंट समथिंग 8 आएगा, 842। तो ये लगभग, अब 53 तो ऑप्शन में नहीं है तो देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, किसके अप्रोक्सीमेट है, तो 54। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब 89 क्या है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, ठीक है, फिर रांची जाता है भ्रमण करने, उसकी यात्रा की दिशा कौन सी होगी, 89। तो अब यदि हम देखेंगे जो भोपाल किसकी, कहाँ से पूछिए, ध्यान से देखेंगे, नई दिल्ली, नई दिल्ली तो भाई ऊपर है, सबसे पहले वो कहाँ पे गया है, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे नीचे की साइड है। दिल्ली से बात हो रही है बच्चों, यहाँ से यहाँ क्या है, दिल्ली, D4 दिल्ली। ठीक है, नीचे गया, नीचे का मतलब दक्षिण दिशा में गया। फिर उसके बाद कहाँ है ये, वो कहाँ पे गया, झारखंड, झारखंड तो इस साइड है भाई, तो फिर वो झारखंड बच्चों इस साइड है, पूर्व दिशा में गया, वो किसमें, पूर्व दिशा में गया। तो पहले दक्षिण फिर पूर्व, तो ये रहा भाई, पहले दक्षिण दिशा में गया फिर पूर्व दिशा में गया। ठीक है, ओके, देखते हैं बच्चों, लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा ईवीएस का। तो देखते हैं, नीचे दिए गए सभी जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप। तो देखते हैं क्या ये जहरीले होते हैं, भाई गोरैया तो जहरीली नहीं होती, गोरैया मतलब स्पैरो, जिसको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 गलत। ये वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, नहीं रह सकते भाई, गोरैया तो भूमि पर रहती है, स्पैरो तो। नेक्स्ट है, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, नहीं भाई पंखों से होते हैं, इसके तो पंख होते हैं भाई गोरैया के। ठीक है, वे अंडे देते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, करेक्ट है, वे अंडे देते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा है कि जो हमारा लास्ट ईयर नहीं बच्चों, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है फैब 2015 का, उसमें हमने ईवीएस पोर्शन विद पेडागोजी को सोल्व किया है। ऐसे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, उसमें नेक्स्ट वन जो पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।